Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. My name is Suvarni Singh. Today we are going to continue our chapter that is matter in our surrounding. In the last chapter, we will talk about temperature, about fusion, about conversions. I hope आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने वो कर लिए होंगे. जिन्होंने नहीं किए वो एक बार देख लीजिएगा और जिन्होंने कर लिए वो अपना आंसर चेक कर लीजिए. पहला कन्वर्जन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो ये था, कन्वर्ट 47 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. तो हमारा एक मैंने उस लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था दैट केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5. तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है. जो कन्वर्जन था 47 डिग्री सेल्सियस, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट करी है एंड सिंपल एडिशन कर दिया है. सेम गोज टू हियर. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में मैंने दिया था कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो केल्विन, ये हमारा सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था. केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5. यहाँ पे हमें टेम्परेचर कितने दे रखा, 300 केल्विन. तो हमने केल्विन की जगह हमने 300 लिखा, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा. तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आया उसको माइनस करके 26.85. यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया था दैट कन्वर्ट 97 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस. इसका फॉर्मूला था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9. यहाँ पे बताइए क्या क्या मिला हुआ था, 97 फ़ारेनहाइट. तो हमने फ़ारेनहाइट की जगह पुट करनी है हमें वैल्यू 97, फिर वही सिंपल प्लस माइनस आफ्टर 10 आपका ये आंसर आ रहा होगा 36.11 डिग्री सेल्सियस. आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे. जिन्होंने नहीं किए वो एक बार इसे देख लीजिएगा और जिन्होंने कर लिए एक बार देख लीजिए कि सारे सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है. आफ्टर 10 हमने लास्ट लेक्चर में बहुत देर तक बात की थी कि जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है. दूसरा हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर वो कैसे बनता है. तो आज उसकी मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, तो आप ये थ्योरी लिख लीजिएगा. तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग. इन सॉलिड्स द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एंड द पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजली. सॉलिड्स में जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, लास्ट टू लेक्चर में हम यही बात कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब तक तो मैं शायद आप लोगों को याद हो गया होगा कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. अब जो चीजें एक पास होती हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है. उसी तरीके के सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ये लिख रहा है कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. यानी कि उनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली. जब हम इसको हीट करते हैं तो के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी. शॉर्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने की. ये आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. शॉर्ट फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फिजिक्स में क्या क्या अब पेपर टाइम में तो पूरा काइनेटिक एनर्जी नहीं देख सकते, इतने में पेपर छूट जाएगा. तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड को v से. इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा ये था कि ऑन हीटिंग जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं पार्टिकल्स में तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की हो जाती है, बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली. जैसे हम सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो कम होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो एक साथ जुड़े होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करना शुरू करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं. अब बहुत देर तक हमने काइनेटिक एनर्जी देते रहे. कभी तो उनके बीच में बॉन्डिंग टूटेगी, कभी तो एक दूसरे से लड़ेंगे वो. तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अब एक टेम्परेचर वो आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है
वो सफिशिएंट होती है टू ओवरकम द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। उन दोनों के बीच को जो बॉन्ड थे, उन दोनों के बीच में जो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड थे, उनको तोड़ने में कामयाब रहती है। एक टेम्परेचर वो आता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि उन दोनों पार्टिकल जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, उनके बीच में उनको उनको तोड़ देती है। एंड द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन। अब उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, थस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के केस में जैसे कि हम जानते हैं क्या था, इस तरीके से सॉलिड्स के पार्टिकल इस तरीके से, हमने इन्हें एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, इन्होंने थोड़ी देर देर तक वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, वाइब्रेट स्टार्ट करना स्टार्ट किया, इन्होंने कहा थोड़ी देर की तो हीट एनर्जी चाहिए होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहे। अब एक टेम्परेचर ऐसा आया, क्योंकि लगातार अगर हम किसी काम को करते रहें तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि पूरा होगा। हमने क्या किया, हमने भी हीट देते चले, हमने कहा कब तक नहीं टूटेंगे। तो हमने जब हीट देते रहे, एक टेम्परेचर ऐसा आया कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा हो गई, वाइब्रेट करते कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, और जो पार्टिकल्स थे वो कैसे हो गए, दूर दूर चले गए, जस्ट लाइक लिक्विड्स। इनके बीच में क्या हो गई, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ गई, और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम हो गया। फिर जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए थे उसको हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन हमने ये किया था, व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। कि जब हम मेल्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में, तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने बॉर्डर तक बात की थी, जैसे कि हम आइस को जब हम पिघला रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था, जब हम आइस को पिघला रहे हैं वाटर में, तो वाटर का टेम्परेचर भी सेम था कुछ टाइम तक, और आइस का भी टेम्परेचर सेम था। वो क्यों था? इसका आंसर ये है, इट इज बिकॉज व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड अप। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी दे रहे हैं उसको सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो यूज अप होती है टू ओवरकम द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने में ये यूज हो रही होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। फिर एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वो वहां पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एज अ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। तब तक क्या होता है, जब तक वो टेम्परेचर नहीं आ रहा, तब तक वो काइनेटिक एनर्जी इनके पास नहीं आ रही कि एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तब तक काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। आफ्टर मेल्टिंग इज ओवर, जब पूरी की पूरी आइस पिघल जाती है, द हीट सप्लाइड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जैसे ये आइस थी, इसका टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी देना शुरू करी थी। अब ये जो हीट थी इसका मेन फोकस था इनके बीच के जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना। पूरी की पूरी एनर्जी इसमें यूज हो रही थी। धीरे धीरे करके ये आइस क्या हो रही थी, पिघल रही थी, डिफॉर्म हो रही थी, और किसमें कन्वर्ट हो रही थी, वाटर में। यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी अभी एनर्जी का जो मेन फोकस है वो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। और इस टाइम पर क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि वो ना इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या दोनों में कांस्टेंट है। जैसे ही ये पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तब इस हीट एनर्जी का जो मेन फोकस होता है वो अब इनके पार्टिकल्स से, अब ये जो इनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप लिख लीजिएगा, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करेंगे हम
कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आइस को किस में कन्वर्ट किया था हमने, लिक्विड में। आज हम बात करेंगे कि लिक्विड किसी भी सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप लिख लीजिए, दैट इज अबाउट फ्रीजिंग। जैसे कि हम गर्मियों में हम बर्फ पानी रखते हैं ना फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वाटर बर्फ कैसे बर्फ में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, आफ्टर देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीजिंग एंड अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा वो वीडियो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा या पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया थी, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। काइनेटिक एनर्जी तब तक जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक काइनेटिक एनर्जी उसकी अनचेंज रहती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी का फोकस यहाँ पे इनके पार्टिकल्स को बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको तोड़ने में लगाता है। जैसे ही पूरी आइस पिघल गई, आफ्टर दैट इसका मेन फोकस आता है वाटर। जैसे स्कूल्स में आप देखोगे टीचर का जो मेन फोकस होता है वो होते हैं शरारती बच्चे, फिर दूसरे मेन फोकस होते हैं जो मीडियम बच्चे होते हैं एवरेज, आफ्टर मेन फोकस होते हैं जो टॉपर्स होते हैं। क्या कह रहे हो, ये यहाँ पे हमारे स्कूल्स में उल्टा। तो चलिए हम आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्यूजन के बारे में कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एट 1 atmospheric pressure or an atmospheric pressure is called as melting point। साथ के साथ आप लोग प्लीज याद भी करते चलिएगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ आपको हर चीज। स्कूल्स में भी जब एग्जाम हो, जब आपको क्वेश्चन आए तो उसको पैराग्राफ में लिखने की बजाय पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा आता है। इससे टीचर्स को पता लगता है कि बच्चे को आती हैं चीजें। मैकेनिज्म में भी आपके स्कूल से एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई चीज कैसे हो रही है। स्कूल एग्जाम में ज्यादातर बेसिक डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्यूजन। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
So today's topic is latent heat of फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन होती है it is the amount of heat energy which is required to change 1 unit mass of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. So it is the amount of heat energy which is required to change 1 unit mass of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. For example, if we want to convert 1 kilogram of ice into water, we need to give 3.35 into 10 की पावर 5 जूल per kilogram of heat. तो लेटेंट हीट बेसिकली है क्या कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं पर्टिकुलर सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे कि स्कूल्स में एग्जाम होते हैं ना कि आपके जो जैसे पीए वगैरह होता है 20 मार्क्स के होते हैं, किसी स्कूल्स में 30 मार्क्स के होते हैं, तो पासिंग मार्क्स सबका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अगर किसी के 30 मार्क्स है, मिनिमम 15 मार्क्स लाने बेजरूरी होते हैं। अगर किसी का 20 मार्क्स का पेपर है तो उसके एटलीस्ट 10 या 8 मार्क्स पे इतने लाने जरूरत है, तभी आप पास हो सकते हो। वहीं यही सेम एग्जाम आपके सेमीफाइनल, हाफ ईयरली हो गए, फाइनल्स हो गए, वहां पे 80 या 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, तो वहां पे 10 या 15 मार्क्स से तो काम चलेगा नहीं। एटलीस्ट आपको मिनिमम 35 टू 40 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे, तभी तो आप पास हो पाओगे। इसी तरीके से लेटेंट हीट हमें ये बताती है कि हम कितनी एनर्जी दें किसी सॉलिड्स को कि वो उसको गेन करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास आइस है, हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था, तो आइस को अगर हमें 1 किलोग्राम आइस है हमारे पास, तो उसे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या सबको इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, सेम एनर्जी की जरूरत होती है? किसी भी अगर हम कोई भी सॉलिड है या मार्कर लेंगे भी, तो सॉलिड अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मैं इसे इतनी हीट दूं, क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चौक है,
मेरे पास आइस है और मेरे पास एक नेल है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं इन तीनों को तोड़ना है, आप कहोगे ठीक है। क्या आप सेम फोर्स से तीनों को तोड़ सकते हो? नहीं। चौक जितना फोर्स आप चौक पे लगाओ तो उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स आपको किस पे लगाना पड़ेगा? आइस पे। और सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? नेल पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अलग अलग है तीनों ही सॉलिड्स, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों में क्या है? अलग अलग। इसी तरीके से बाकी सब सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होने की वजह से इनकी जो लेट एंड हीट होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो सबकी याद करने की कोई जरूरी नहीं है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए अभी के लिए। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं कि सीनियर क्लासेस में आते हैं, यू विल स्टडी इन मे बी इन 11th और इन 12th क्लास। अभी के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद रख लीजिए। हाँ, इसकी एक एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है जूल पर किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एमसीक्यू आते हो पेपर में तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज जूल पर किलोग्राम। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूनिट नहीं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मुझे बताइएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक लाइव एग्जांपल ये भी है कि जैसे हम बर्फ को अपने हाथ में लेते हैं, बर्फ क्या हो जाती है? पिघलने लग जाती है, लेकिन हम पे आइस पकड़ ही नहीं जाती। छोटी सी भी आइस हो, पूरी बॉडी जो है तिलमिला उठती है कि जब तक वो आइस को हम हटा नहीं दे अपने हैंड से, अपनी बॉडी से, जहाँ बॉडी पर टच कर रही हो, तब तक हमें परेशानी होती रहती है। बहुत ज्यादा कोल्डनेस होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आइस होती है वो हमारी बॉडी से क्या करती है? हीट लेती है। इसका मतलब क्या है? बॉडी से हीट ले रही है कि क्यों ले रही? पिघलने के लिए, उसे एनर्जी तो चाहिए ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए फ्लोर पे रख दीजिए, फ्लोर पे हम देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। वो हीट कहाँ से ले रही है? सराउंडिंग से। तो बेसिकली the amount of heat energy which is required to convert 1 unit mass of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। तो हमने क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट क्या है? जो आइस हीट ले रही है कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड में, उस हीट को हमने क्या बोला? लेटेंट हीट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे टेम्परेचर की? वो है केल्विन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल के से। ये आप लोग याद करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके वाइवा या आपके सीनियर क्लासेस में अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर आपके पेपर्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप 10th के बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो इसमें बहुत पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग? लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली बात की थी मेल्टिंग। हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था, किसी भी सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया था। अब हमें क्या करना है? लिक्विड को सेम उसी स्टेट में लेके आना है, सॉलिड स्टेट में। बचपन में काम करते थे ना कि कोई चीज अगर हमारे पास कोई खिलौना है उसको तोड़ दिया करते थे, हमें डर लगता था मम्मी पापा आएंगे हमें मारेंगे डांटेंगे, अब इसको ठीक करना है। उसी तरीके से साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया? साइंटिस्ट ने क्या करा? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब उन्हें क्या लगा कि क्यों ना इसे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करके देखा जाए कि क्या वही सेम हमें प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि जब जब लिक्विड सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर सेम चीज लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, यानी कि लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें सेम प्रोडक्ट ही मिला। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ
conversion of liquid state into solid state is called freezing. इसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फिर हमने लास्ट टाइम में बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, उसी तरीके से हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की. फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? द टेम्परेचर एट विच solid state convert into liquid state at atmospheric pressure is called as freezing, is called as melting point. इसमें क्या होगा? It is a process at which, it is a temperature at which liquid state convert into solid state at atmospheric pressure is called its freezing point. वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट पर चेंज हो रही है, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा? फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसका भी सेम मैकेनिज्म है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन है. मेल्टिंग में हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे. काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हो रही है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो रही थी. लेकिन इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हमें कम करनी है, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं. जो रेफ्रिजरेटर सबके घर में लगे हुए होंगे, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है हमारे रूम टेम्परेचर से कम होता है कि नहीं होता? आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा. गर्मी पड़ रही है आपके घर में, लेकिन जैसे ही आप फ्रीजर खोलते हो ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है. क्यों? उसका जो टेम्परेचर है कम है आपके